नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब बिहार में उपचुनाव का दौर देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जहां रुपौली में विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहां पर उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान हो रहा है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। वहीं दूसरी तरफ अन्य कई सीटों पर अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन इसके अलावा बिहार में 2 राज्यसभा की सीट पर भी उपचुनाव होना है और इसको लेकर भी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। आपको मालूम होगा कि राज्यसभा की सांसद राजद की मीसा भारती इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा से निर्वाचित हो चुकी हैं, यानी कि राज्यसभा की सीट उनकी खाली हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर नवादा से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, यानी उनकी भी राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इन दोनों सीटों पर, जहां पर एक बीजेपी के कैंडिडेट थे और एक आरजेडी की, तो दोनों ही खेमा अपने अपने सदस्यों को राज्यसभा भेज देंगे या फिर इस उपचुनाव में आंकड़े की जो जादुई खेल है वो कुछ और कहानी कह रहे हैं। हम इसी पर आपको विस्तार से बताने के लिए इस वीडियो में हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कागजी रूप से अभी भी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। भले ही उसके कई विधायक इधर से उधर हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने दूसरे दल की सदस्यता नहीं ली है। जब ले लेंगे तो सदस्यता ही चली जाएगी। जाहिर है उस बात का खौफ और डर तो उनके अंदर है। दूसरे नंबर पर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और तीसरे नंबर पर जदयू है। अब सवाल यह है कि जो राज्यसभा की सीट मीसा भारती और विवेक ठाकुर की खाली हुई है, उस पर कौन जाएगा। कई नामों की चर्चा चल रही है, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा, शाहनवाज हुसैन और रमा देवी के नाम की। वहीं दूसरी तरफ बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार राजद अपनी लालू यादव की जो बेटी हैं, जो सारण से चुनाव हार गई, बड़े क्लोज फाइट में चुनाव हारी 13,000 वोट से, रोहिणी आचार्य, उनको भेज देगी। लेकिन देखिए, आंकड़ों का जो जादुई खेल है वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। वो बता रहा है कि जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार इन दोनों ही सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमा सकती है। लेकिन लालू यादव की रणनीति और उनकी सूझबूझ अगर काम कर गई तो जाहिर तौर पर एनडीए के अंदर एक बड़ा खेल होगा और उस खेल का परिणाम ये होगा कि लालू यादव भी अपने मीसा भारती वाली सीट पर जिसे चाहे उसे राज्यसभा भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें एनडीए के कई विधायकों को तोड़ने की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको बताएं कि मीसा भारती का जो सीट है वो 2022 से 2028 तक के कार्यकाल का है, यानी उसका नोटिफिकेशन 2022 में हुआ, उस पर चुनाव 2022 में हुआ और जो राज्यसभा मीसा भारती गई थी उसका कार्यकाल 2028 तक था, यानी कि अभी 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विवेक ठाकुर वाली जो सीट है, जो कि बीजेपी के हैं, वो 2020 में उस सीट से चुनकर राज्यसभा पहुंचे थे। 2026 में उनका कार्यकाल खत्म होना था, यानी कि उनके भी राज्यसभा की सीट पर नोटिफिकेशन उस अलग हुआ था और अब उनका जो सीट है उस पर 2 साल का ही कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे में दोनों ही जो सीटें हैं उसके लिए नोटिफिकेशन अलग अलग हुए थे, तो इस बार भी जो इन 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे उसके नोटिफिकेशन अलग अलग होंगे। अगर एक साथ नोटिफिकेशन होता और एक विधायक को 1 वोट देने का अधिकार होता, ऐसे में लालू प्रसाद यादव के लिए राह बड़ी आसान थी। उनके पास उतनी संख्या थी कि वो आसानी से भेज सकते थे। जैसा कि आप ये बात अच्छे से समझते होंगे, जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा की जितनी सीटें होती हैं उसको भाग दिया जाता है, जितनी खाली हुई सीटें हैं उसमें 1 जोड़कर। यानी कि मान लीजिए कि अभी 243 विधानसभा के सदस्य हैं और 2 सीटें खाली हैं, तो 243 को भाग देंगे हम 3 से, 2 + 1, 2 सीटें खाली हैं उसमें 1 जोड़कर लगभग 81 के आसपास की संख्या आएगी और उतने तो महागठबंधन के पास विधायक हैं ही, आसानी से वो किसी एक को राज्यसभा भेज सकते थे। लेकिन इस उपचुनाव की कहानी अलग है, क्योंकि विवेक ठाकुर का जो सीट है वो 2020 का है,
मीसा भारती का जो सीट है वो 2022 का है। नोटिफिकेशन दोनों का अलग अलग है, तो उपचुनाव भी दोनों के अलग अलग होंगे। वैसी परिस्थिति में अगर 243 विधायक हैं बिहार विधानसभा में, मान के चलते हैं जो कुल संख्या है उससे, अभी तो कई सीटें खाली हुई हैं, तो एक सीट नोटिफिकेशन मीसा भारती का जो आएगा वो, उसमें एक जोड़कर आप कीजिएगा तो बहुमत आपको चाहिए 122 का। वहीं दूसरी तरफ फिर नोटिफिकेशन विवेक ठाकुर के सीट का आएगा तो 243 डिवाइड बाई 1+1, एक सीट खाली, एक जोड़कर डिवाइड कीजिएगा, वो भी आपका बहुमत के आंकड़े को ही छूना होगा। यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में बहुमत के आंकड़े को छूना बहुत जरूरी है। अब ऐसी परिस्थिति में एक बात तो साफ है कि बिहार में जिसकी सरकार है उसके पास बहुमत है, एनडीए के पास बहुमत है। अब हम आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल एनडीए के पास जो विधायकों की संख्या है वो 125 है, लेकिन कई विधायक हैं महागठबंधन के जो एनडीए को समर्थन कर चुके हैं, तो वो आंकड़ा बढ़कर पहुंच जाता है 131। महागठबंधन के पास विधायकों का आंकड़ा 115 का है, लेकिन कई विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया है, तो आंकड़ा घटकर आ गया 106 पर। अब जाहिर बात है जिसके पास 122 की संख्या है वो दोनों सीटें आसानी से जीत लेगा, और वो संख्या अभी एनडीए के पास दिखाई दे रही है। लेकिन हमें यह भी भूलना नहीं होगा कि जिस प्रकार से फरवरी के महीने में फ्लोर टेस्ट हुआ और जदयू के साथ ही बीजेपी के भी कई विधायक अचानक से स्पीकर के चुनाव के समय गायब हो गए थे, उस दौरान क्या परिस्थितियां बनी थी और लालू यादव ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी। अब तो लोकसभा का चुनाव भी खत्म हो चुका है, हर किसी की निगाहें विधानसभा के चुनाव पर टिकी हैं, जदयू के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक बात तो तय है कि इस बार क्रॉस वोटिंग भी बिहार में हो सकती है, और अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो आप कह सकते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के फेवर में हो सकती है। या तो लालू प्रसाद यादव अपना कोई कैंडिडेट ना उतारे मैदान में, क्योंकि उनको हार तो मिलनी है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, लेकिन अगर वो अपना कोई कैंडिडेट उतार रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने कई विधायकों को अपने तरफ करने की भी रणनीति बनाई होगी या बनाएंगे, और ऐसी परिस्थिति में एनडीए के कई विधायकों के टूटने और क्रॉस वोटिंग करने का खतरा रहेगा। अब सबसे पहले हम आपको एक और बात समझा देते हैं इस उपचुनाव को लेकर, कि जैसा कि आप जानते हैं कि सदन में व्हीप के खिलाफ जाकर कई सदस्य जब इधर उधर वोट कर देते हैं तो उनकी सदस्यता खतरे में आ जाती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव का खेल थोड़ा अलग है। राज्यसभा चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, यह सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनता है। यानी कि इस परिस्थिति में, यानी इन चुनावों में विधायक अपने विवेक के आधार पर किसी को भी वोट कर सकता है। यानी कि अगर वो बीजेपी का विधायक है तो वो आरजेडी को भी वोट कर सकता है, आरजेडी कैंडिडेट के फेवर में। आरजेडी कैंडिडेट का विधायक, मतलब आरजेडी का विधायक है तो वो बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में वोट कर सकता है। देखिए, पार्टियां व्हीप जारी जरूर करती हैं, लेकिन इन पार्टियों के व्हीप का कोई असर नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो दल बदल कानून के बाहर हैं, और ऐसे में उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होता। हाँ, पार्टियां जरूर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नोटिस भेज सकती हैं, उन्हें निलंबित कर सकती हैं, उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर सकती हैं, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं छीन सकती हैं। और इसीलिए राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर हमेशा बना रहता है। आपको मालूम होगा कि यूपी में कुछ समय पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था और सपा जो आसानी से एक सीट जीत सकती थी, लेकिन उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को जिता दिया। हिमाचल में भी कांग्रेस आसानी से जीत सकती थी, कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी को जिता दिया, लेकिन किसी की सदस्यता खतरे में नहीं गई। यही नियम है दल बदल कानून का, जो राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में काम नहीं करता है। विधायक अपने विवेक के आधार पर किसी को भी वोट दे सकता है और उसकी विधायकी नहीं जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि 122 विधायक अभी एनडीए के पास है, उससे ज्यादा है। आरजेडी के पास फिलहाल 106 विधायक हैं, तो एक सीट जीतने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होगी, और यानी कि 106 + 16
आरजेडी अगर अपना कैंडिडेट उतारती है तो उसे 16 विधायक और चाहिए होंगे। अब ऐसे परिस्थिति में वो 16 विधायक कहां से लाएगी? जेडीयू के विधायकों को तोड़ेगी, बीजेपी के विधायकों को तोड़ेगी, या फिर जो उनके विधायक नाराज हो गए हैं उनको भी मना कर अपने पास लाएगी? बड़े सवाल हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प इस बार राज्यसभा का उपचुनाव होगा। हालांकि अभी तक तो इसके चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अभी रुपौली में उपचुनाव हो रहा है, उसके बाद विधानसभा की भी 4 सीटें खाली हुई हैं, उस पर भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आंकड़े हैं, जो गणित है राज्यसभा में सीट का, वो एनडीए के फेवर में है। चाहे तो एनडीए अपन इन दोनों सीटों पर कब्जा कर सकती है, लेकिन अगर महागठबंधन रणनीति लगाए, साम दाम दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल करे और विधायकों को अपने पाले में जिस भी तरीके से करने की कोशिश कर ले और 16 विधायक उसके पक्ष में आ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो भी इन दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट भेज सकती है। बड़ा ही पेचीदा मामला होगा। लेकिन अगर राज्यसभा की इन दोनों सीटों पर या एक भी सीट पर महागठबंधन का कोई कैंडिडेट जीत गया तो फिर बिहार में एनडीए की सरकार ही सवालिए घेरे में आ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ही होगा कि सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं है। तभी तो 122 वोट विपक्षी खेमे को आ गए और उन्होंने राज्यसभा में अपना एक या दोनों कैंडिडेट जिता लिया। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में इस बार के राज्यसभा चुनाव में क्या खेला होता है, किस तरीके से वोटिंग होती है, किस प्रकार से रणनीतियां बनती हैं, साम दाम दंड भेद का कितना इस्तेमाल होता है, और क्या जिस तरीके से मीसा भारती को चुनाव हारने के बावजूद लालू यादव आसानी से राज्यसभा भेजा करते थे, क्या उसी तरीके से रोहिणी आचार्य को भी राज्यसभा वो भेजेंगे? लेकिन रोहिणी आचार्य की राह आसान नहीं है। इसके पहले जो नॉर्मल राज्यसभा के आम चुनाव होते थे उसमें संख्या बल रहता था राजद के पास, वो भेजते थे, लेकिन इस बार संख्या बल उन्हें जुटाना होगा। या तो जदयू के साथ वो समझौता कर ले, जिसकी वर्तमान परिस्थिति में कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है, या फिर वो साम दाम दंड भेद करके एनडीए के 16 विधायकों को अपने पाले में लेकर आए। और कई विधायक जो उनका साथ छोड़े हैं, जिसमें नीलम देवी है, प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, संगीता देवी हैं, ये राजद के 4 विधायक, और कांग्रेस के मुरारी गौतम, एस सिद्धार्थ, ये विधायक हैं, इनको भी क्या अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं। दिखाई तो नहीं देता है कि जो छोड़ के गए हैं वो साथ आएंगे, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं एनडीए में जिनका मन जो है वो डोल रहा है, और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो राजद के पक्ष में या महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सदस्यता तो जानी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पार्टियां उन्हें बस केवल अपने खेमे से बाहर ही निकालेंगी। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कुछ होता है और किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा एनडीए पर मंडराता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।